तो जय हिंद बच्चों, क्या हाल है सबके, कैसे हो सबके? सब बढ़िया, एकदम सब फर्स्ट क्लास चल रहा है भाई। थोड़ी सी जानकारी आज लेने यहां पर आए हो तो भाई मैं बता दूं, मेरा नाम है कुणाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। किस टॉपिक पे? इस टॉपिक पे कि भाई टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, बड़ा ही क्यूरियस सा टॉपिक है ये, टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले भाई इस चीज की डिस्कशन करने के लिए हम एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि भाई टॉपर्स नोट्स क्यों बनाते हैं, या फिर टॉपर्स की बात ना करूं कि लोग नोट्स क्यों बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस बारे में यह होना चाहिए कि लोग नोट्स बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ती है नोट्स बनाने की। तो देखो भाई, इसका आंसर छोटा सा यही है कि भाई कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, यानी कि बुक्स में से ही अंडरलाइन या हाईलाइट या मार्क कर लिया और उसी में से ही वो रिवीजन करते रहते हैं, मार्क्ड पॉइंट से, हाईलाइटेड पॉइंट से। कुछ बच्चे होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल या किसी कोचिंग सेंटर, उनके द्वारा पढ़ाए या बताए गए हुए जो नोट्स होते हैं उसी को वो एक अपना बेंचमार्क बना लेते हैं, पढ़ाई करने का सोर्स बना लेते हैं और उसी से वो अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे मेरे जैसे जैसे स्टूडेंट्स जो थे, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, या हमारे अंदर एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूं लूप होल हो सकता है, या शायद वो एडवांटेज भी हो सकती है कि भाई हम जैसे को ना यार, जब समझ आती है कोई चीज वो तभी आती है जब मैं एक चैप्टर या एक टॉपिक में से अपने हिसाब से उसको फ्रेम करके अपनी लैंग्वेज के अंदर उसे नोट कर लूं, प्रेजेंट करूं या उतार लूं या उसे फ्रेम करूं। वो तभी मेरे को चीजें समझ आती है, तभी मेरे को क्लियर आती है और मैं उन बच्चों की बात या मेंटेलिटी या थॉट प्रोसेस पूरा समझ सकता हूं। तो वो बच्चे जिनको सिर्फ अपने ही बनाए हुए नोट्स समझ में आते हैं, ठीक है, जिनको आदत है कि यार पहले जो है कि इसको मैं पढ़ लूं, ठीक है, फिर अपने ही तरीके से इसको मैं फ्रेम करूं, ठीक है, कहीं कॉपी करूं या कहीं इनको बनाऊं रजिस्टर में या लूज शीट्स पर, इस तरीके से। तो उन बच्चों के लिए नोट्स बनाना का जो काम रहता है वो जरूरी रहता है, ठीक है ना भाई। तो व्हाई डू पीपल मेक नोट्स? दैट्स व्हाई पीपल मेक नोट्स, क्योंकि उसके बाद उनका जो सोर्स होता है पढ़ने का वो वही नोट्स होता है, रादर देन दैट ओरिजिनल सोर्स ऑफ द बुक। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का हमें यहां पर जवाब मिल गया कि व्हाई डू पीपल मेक नोट्स। एक बड़ा ही सरल जवाब इसका यह है कि भाई लोग नोट्स इसलिए बनाते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं लोगों के, ठीक है, उनमें से एक कारण, एक बहुत जरूरी ये कारण है। तो आओ भाई अब बात करते हैं कि अगर अब नोट्स बनाने हैं हमें, अगर हमें नोट्स बनाने की जरूरत है तो हम किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, हमें किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए और किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए नोट्स बनाते वक्त। ये सारी चीजें एक वेरिएबल का रोल प्ले करेंगी, यानी कि हर एक अलग अलग पर्सन पर अलग अलग चीजें वेरी करती हैं। तो जिसमें जिस पर जो जो चीजें वेरी करेंगी आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि नोट्स बनाते वक्त किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आओ भाई शुरुआत करते हैं कि नोट्स बनाने की जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। देखो भाई, अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर का अगर नोट्स बनाना है, मान लो एसएसटी है, मान लो साइंस है, चाहे इंग्लिश का कोई टॉपिक है या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट का, कोई भी चीज का अगर आपको नोट्स बनाने हैं या मेंटल एबिलिटी के आपको नोट्स बनाए जाते हैं, तो आपको सबसे पहले जो भी आपने पढ़ा है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ बुक है या टीचर ने क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया है, उसको गो थ्रू करना है ढंग से, ठीक है ना। तो रीड द टॉपिक या फिर चैप्टर जो भी है आपका, उसको थॉरोली रीड करना है, एक बार ढंग से समझना है, ठीक है, विद अ काम एंड हमारा फेवरेट वर्ड स्मार्ट माइंड, ठीक है, बिल्कुल शांत और तीव्र बुद्धि के साथ उसको रीड करना है, थॉरोली समझना है कि क्या क्या लिखा है उसके अंदर। एक बार अगर थोड़ा आपने सिर्फ थोड़ा मतलब मान लो ऐसा चैप्टर है जो नया है आपके लिए, मुश्किल तो नहीं है लेकिन नया है, तो पहले क्या करोगे, पहले कई सारी चीजें आपके साथ अनफेमिलियर रहेंगी, तो एक बार दोबारा गो थ्रू करो, कम से कम आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कौन कौन सी ज्यादा हाईलाइटेड या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। आपको पहली बार में आपने समझ लो कि पूरा चैप्टर रीड डाउन कर लिया, अगली बार जब आप उसको दोबारा से रीड करोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्या क्या चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज्ड वे में, और क्या क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या जिनको मेरे को थोड़ा इग्नोर करना ठीक रहेगा, ठीक है भाई। सबसे पहला काम यह करना है, जब एक बारी आपने टॉपिक को थॉरोली पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, देन गेट एन आइडिया ऑफ द सब टॉपिक्स एंड अरेंज द फ्रेमवर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये मेरा
मेन टॉपिक है या मेरा कोई चैप्टर है। मान लो ये मेरा एक चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर 4 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और इसके अंदर फिर इसकी बाकी कैटेगरीज हैं या जो भी कंटेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले टॉपिक को ढंग से पढ़ लिया, उस पूरे चैप्टर के अंदर कितने डिविजनल पार्ट्स हैं, कितने सब टॉपिक्स हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कितने डिविजनल मेरे पार्ट्स हैं उसके अंदर, 2 3 4 5 6 8, कितने मेरे पार्ट्स में वो बटा हुआ है चैप्टर, कौन कौन से सब टॉपिक्स उसके अंदर हैं, ये तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी बुक्स के इंडेक्स में भी मिल जाता है। और बारी बारी करके उन सब टॉपिक के नोट्स बनाते चलो आप। अब उन सब टॉपिक के नोट्स बनाते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से बनाओ कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में हो, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में हो। ऐसा ना हो कि आगे पीछे और ऐसे पजल्ड हो, तो अगेन आप अपने नोट्स में ही पजल हो जाओगे। क्योंकि नोट्स बनाने का पर्पस क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्रेम करना, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है वो बेस्ट हो, आपको डायरेक्टली बुक में से नहीं समझ में आता अगर तो, यानी कि उसके बाद आपका कोई सोर्स ना बचे। आपको जब भी तैयारी करनी हो आपके लिए सिर्फ आपके नोट्स होने चाहिए, आपको दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज्ड कर एक फ्रेमवर्क के अंदर उसको, नोट्स को और उनके सब टॉपिक्स को, ठीक है, मेन टॉपिक को और उसके सब टॉपिक्स के नोट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर रेडी करना पड़ेगा। इसी चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। आओ कुछ और चीजें फटाफट से ध्यान में रखते हैं, और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है भाई। देखो भाई, हर चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जिस पर मैं आने वाला था, कि अब आपने समझ लिया कि चैप्टर आपको एक बार पहले ढंग से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, समझ के थोड़ा सा एनालाइज करते हुए, ये एनालाइज करते हुए कि क्या कैसे कैसे मैं उसको एक फ्रेम दूंगा, एक स्ट्रक्चर दूंगा उसकी सब हेडिंग्स के साथ या सब टॉपिक्स के साथ एक एक करके। लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि डोंट ट्राई टू राइट एवरीथिंग डाउन। इससे होगा क्या, दैट यू विल जस्ट गेट इंफॉर्मेशन ओवरलोड। समझ में आ रही है बात? पूरी की पूरी किताब नहीं लिखनी है यार, पूरा का पूरा चैप्टर ही छापना नहीं है, क्योंकि बच्चे ना बड़े भावुक हो जाते हैं फिर नोट्स बनाते हुए भी। वो अपने आप से मतलब आंसर एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कहीं का ऑथर हूं यार। वो अपने आप को रस्किन बॉन्ड समझने लगते हैं, अपने आप को कहीं किसी बुक का ऑथर समझने लगते हैं नोट्स बनाते हुए, कि शायद ये बुक बाद में कहीं छपेगी, शायद मैं कभी अपने नोट्स बना के टॉप कर जाऊं तो ये बुक बाद में जाके छप रही होंगी पूरे देश, पूरे भारत में, या भारत के बाहर भी ये बुकें जाएंगी। तो ये चीज भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें यार, ठीक है ना। तो डोंट ट्राई टू राइट एवरीथिंग डाउन। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर ही आपने उतारना है, नई बुक नहीं बनानी है, ठीक है। यहां पर नीचे इसी पॉइंट पे मैंने हाईलाइट करा है कि यू डोंट हैव टू राइट योर ओन बुक। अपनी बुक नहीं बनानी है कोई पूरी, आपको क्या बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं जो सिर्फ आप तक सीमित रहें, आप तक रिस्ट्रिक्टेड रहें, जो सिर्फ आपको समझ आने चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि अभी आपको यहां पर समाज सेवा की जरूरत नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं है कि भाई उसको भी समझ आना चाहिए, उसको भी समझ आना चाहिए। इस तरीके से नोट्स बनाओ, ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करो कि जो सिर्फ तुम्हें ही समझ आए, और हर चीज उतारने की जरूरत नहीं है। मैंने तभी पहला पॉइंट ये रखा कि रीड द चैप्टर थॉरोली। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा किस किस चीजों की मेरे को उतारने की जरूरत है। जो चीजें ऑलरेडी आपको ऑब्वियस है कि ये तो मुझे पता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा मेरे को, तो वो छोड़ दो, ठीक है ना। जिस चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम है उनको नोट्स में रेडी रखो कि भाई ये याद करना है। आगे बात समझ में? हाँ, ये कर सकते हो कि मेरे मान लो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर है और उस एनसीईआरटी में से ही आप नोट्स बनाते वक्त दूसरी बुक भी, और ये बात सबकी है ही। ये तो मैं कमेंट सेक्शन में और मेरे पास बच्चों के मैसेज आते ही रहते हैं, सर ये बुक ले लूं, ये बुक ले लूं, ये वाली बुक ले लूं, 4 5 6 10 बुक ले लूं। ले लो, सबका यूज करना नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे कंटेंट रिपीट होगा बार बारी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप बेसिक एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो। इसका इलाज यही है कि बेसिक एनसीईआरटी से शुरू करो, फिर आप कोई दूसरी उसकी एडवांस बुक ले लो, और उस एडवांस बुक में से जब आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे होंगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको रिपीटेड कंटेंट को अवॉइड करना है, जो आप एक बार उस बुक में से लिख चुके हो, ठीक है। तो वो सेम कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और ना ही पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत है किसी भी चीज का। इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि डोंट ट्राई टू राइट एवरीथिंग डाउन। हर चीज को उतारने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाएगा।
बहुत भारी मात्रा में अपने नोट्स बना लोगे जो खुद ही बाद में रिवाइज करने के आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, अपने ही लाले लग जाएंगे आपके। सो यू डोंट हैव टू राइट योर ओन बुक, आप किसी बुक के ऑथर नहीं बनने वाले हो, ठीक है यार। तो इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर वही चीज अगेन कंटिन्यू होती है जो मैं बीच में बता रहा था कि भाई अब आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई भी एक टॉपिक आता है, कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है ना, मान लो व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये नहीं कि बुक, अब एनसीईआरटी में तो एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज मिलाकर 2 पेज लिखा होगा रेस्पिरेशन के बारे में। मैंने कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठाया, ठीक है ना, तो आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पेज छापने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने नोट्स के अंदर उन बुलेटिन्स को रखना है, जो मेन मेन हेडिंग्स हैं, पॉइंट्स जो हैं, वो की पॉइंट्स को रखना है दिमाग में, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, बुलेटिन वर्ड्स को और की पॉइंट्स को या की वर्ड्स को दिमाग में रखना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल पैराग्राफ। तो ये बात उसी में से निकल कर आती है कि भाई पूरी बुक लिखने की जरूरत नहीं आपको, उन बुलेटिन वर्ड्स को ध्यान में रखना है, उन की वर्ड्स को ध्यान में रखना है, पूरे पेज को नहीं उतार लेना यार। लेकिन उन वर्ड्स का मतलब जरूर पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में बाद में अपने बना सकूं। इतना तो स्मार्टनेस चाहिए ना भाई, #SW चाहिए ना, कि आपको मतलब पता होना चाहिए और इंग्लिश में बनाकर या हिंदी में बनाकर आप उसको लिख पाओ। वो आपकी खुद की समझदारी है। समझदारी ये नहीं है कि पूरा का पूरा पेज अपने नोट में उतार लूं, फिर आप नोट क्या बना रहे हो, फिर तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो ना। हम अपने नोट्स टाइम बचाने के लिए ही करते हैं। क्या पर्पस होता है मेरे दिमाग में नोट्स बनाने के लिए, कि जब मैं रिवाइज करूं तो मेरे को दोबारा कोई बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, और उसी नोट्स को मैं जब 1 बार 2 बार 3 बार, मान लो पहली बारी जब मैंने नोट्स बनाए तो कुछ टाइम लगा, दूसरी बारी जब मैंने उसको पढ़ा तो उसका आधा टाइम लगा, तीसरी बारी जब मैंने उसको 1 महीने बाद फिर रिवाइज करा तो और आधा टाइम लगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ 15-20 मिनट में तुम पूरा का पूरा बार बार उसको रिवाइज कर पाओगे। उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर रखना कि एक आधे 2 3 4 पेज एक्स्ट्रा जरूर रखना, क्योंकि अक्सर ऐसा बाद में मैंने एक्सपीरियंस करा है कि होता है कि जब आप नोट्स बना लेते हो, उससे कुछ टाइम बाद जब आप उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा कभी कभार हो जाता है कि आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखती है या मिलती है कि यार मैं इसके अंदर कुछ ऐड ऑन और कर दूं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेजेस जरूर रखना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप किसी रजिस्टर में नोट्स मत बनाओ, आप लूज पेजेस पर नोट्स बना लो, ठीक है। तो उसका भी एक फायदा आपको जरूर रहेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यार बुलेटिन वर्ड्स और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, पैराग्राफ पूरा का पूरा नहीं लिखना यार। किसी भी टॉपिक का पैराग्राफ पूरा का पूरा लिखकर क्या ही फायदा यार, वो तो बुक में भी मिल जाएगा आपको। अपनी लैंग्वेज में लिखना है, उन कीवर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चलो आगे समझते हैं और, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम कीवर्ड्स तो जो समझ पा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जब आप अपने नोट्स बनाओ, मान लो थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी भी पड़ती है। अब कभी कभार क्या है कि डेफिनेशन वगैरह तो लिखनी ही पड़ती है एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा पेज या पूरा का पूरा भंडार पैराग्राफ आपको लिखना है, बट मान लो अगर थोड़ी बहुत आपको डेफिनेशंस वगैरह भी लिखनी पड़ती है, या थोड़ा बहुत अगर थ्योरेटिकली लिखना भी पड़ जाता है, इन द एंड सब आपके ही हाथ में है, तो वहां पर भी यूज एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स जो सिर्फ आपको समझ में आते हैं। क्योंकि आप किसके लिए बना रहे हो नोट्स, अपने लिए। सारे पॉइंट्स देखो इंटरलिंक्ड है, अपने लिए इंटरनेट नोट्स बना रहे हो ना, ऑथर नहीं हो किसी बुक के, सबको समझाना है आपको बैठ के, ठीक है। तो एब्रीविएशंस, जिसको एब्रीविएशंस का मतलब नहीं पता, मैं बता रहा हूं शॉर्ट फॉर्म्स। एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हो ना भाई, व्हाट्सएप पे लिखते हो यू को यू लिख देते हो, ठीक है, आर को आर लिख देते हो, ऐसे बड़े बड़े और भी वर्ड होते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन को सिर्फ COM और ऊपर N लिख देते हो, ये कम्युनिकेशन, ऐसे लिख देते कम्युनिकेशन, इस तरीके से बड़े सारे शॉर्ट फॉर्म बच्चों तुम्हें पता ही है पहले से, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट को ऐसे लिख देते हैं GOVT, गवर्नमेंट है, ये क्या है, ये एब्रीविएशन है। एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जो आपको खुद को तो समझ में आए। ऐसे ये नहीं कि नोट्स बनाते वक्त नए नए एब्रीविएशन बना दिए जो खुद को ही नहीं पता, बाद में सोच रहे हैं क्या बना दिया ये, ठीक है। तो एब्रीविएशंस का यूज कर सकते हो, सिंबल्स का यूज कर सकते हो जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। इससे क्या होगा कि नोट्स बनाते हुए भी और बाद में पढ़ते हुए भी आपका टाइम सेव होगा और साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी सेव होगी, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए भी एक हाथ दुख जाएगा ना, फालतू बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, तो जितना कम लिखना पड़े उतनी आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही सेव होंगे, दोनों ही बचेंगे, फायदे में रहोगे इस तरीके से बनाओगे तो, ठीक है। क्लियर है। यही कुछ चीजें हैं जो बाकियों को थोड़े लोगों से अलग बनाते हैं, ठीक है ना भाई। अक्सर यह बात आपने सुनी होगी ना, यह बात आपने सुनी होगी कि अगर आपको 1% लोगों के अंदर आना है तो आपको वो चीजें नहीं करनी जो सारे 99% लोग करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना भाई,
ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। हाँ, ये चीज मैंने पहले बता दी थी कि अगर अब ये पॉइंट मैंने किस रेफरेंस से उठाया है, ये रेफरेंस ये है कि मान लेते हैं कि आप एनसीईआरटी के अलावा दूसरी बुक्स भी रेफर कर रहे हो अपने नोट्स बनाने के लिए, कि मान लो आपने ये सोच लिया कि मैं एक बार ही अपने नोट्स बना लूंगा, उसके बाद मैं किसी भी बुक को उठाने की मेरे को जरूरत ना पड़े उस चैप्टर के लिए। तो अपने अगर एनसीईआरटी से भी ले लिया जो ओरिजिनल सोर्स है उस चैप्टर का, और उसके बाद अपने हाई लेवल की कुछ एडवांस रेफरेंस बुक से भी नोट्स बनाने की, मतलब उसके अंदर एड ऑन करने की सोची। लेकिन वहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपना रिपीटेड कंटेंट को अवॉइड करें या रिपीटेड कंटेक्स्ट को अवॉइड करें। कोई भी टॉपिक, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी पॉइंट जो रिपीट हो रहा है दोबारा से, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है यार। हाँ, ऐड ऑन थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन कई बच्चे मैंने देखे हैं पूरा का पूरा एडवांस वाला पार्ट मिला तो समझ नहीं आ रहा कहां से उसको ऐड ऑन करें, पूरा का पूरा लिखने बैठ जाते हैं। नहीं, थोड़ा स्मार्टली उसको देखो एंड ट्राई टू अवॉइड द रिपीटेड कंटेक्स्ट और कंटेंट। आपको खुद को भी इरिटेट करेगा वो बार बार अगर एक ही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है ना, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है। जितना शॉर्ट और एफिशिएंट हो सके वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो नोट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इफेक्टिव होनी चाहिए आपके नोट्स, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। लेकिन किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए बच्चों? तुम्हारे खुद के लिए सिर्फ, ठीक है। एंड लास्ट, एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है वैसे तो ये, मतलब इतना रियलिस्टिक मुझे नहीं पता कि ये होगा आपके लिए, नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ नीश अमाउंट ऑफ बच्चे ऐसे हो सकते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जो इस पर फॉलो अप कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए मैंने कई लोगों को देखा है, ठीक है। मैं अबंडेंस में ये नहीं कहूंगा कि भाई हर कोई ऐसा करेगा, बट ऐसा करते हुए मैंने कई लोगों को देखा है, तो इसलिए मैंने कहा ये वाला पॉइंट नहीं छोड़ते। पॉइंट देखो क्या है कि कह रहा है समटाइम्स पिक्चर्स आर मच इजियर एंड लॉन्ग लास्टिंग टू बी रिमेंबर्ड। क्या होता है अक्सर ना बायोलॉजी में या कोई भी ऐसी जगह सब्जेक्ट जहां पर आपको पिक्चर्स की बहुत जरूरत पड़ती है या डायग्राम्स की बहुत जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में भी डायग्राम्स की बहुत जरूरत पड़ती है, या टर्मिनोलॉजीज होती हैं बहुत जगह जहां पर आपको याद नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में है, किसी भी जगह पर है, किसी भी फील्ड में, मैं कोई भी फील्ड को टारगेट नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी हर जगह कोई ना कोई फील्ड में ऐसे सब्जेक्ट जरूर होते हैं जहां पर पिक्चर्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स इनका जरूर, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की इन द एंड जरूरत पड़ती है, ठीक है ना भाई, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर क्या होता है कि सिर्फ ऐसी प्रेजेंटेशन में जो खुद को समझ आ जाए उस फॉर्म के अंदर लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा लिखने की बजाय, पैराग्राफ या वर्ड लिखने के बजाय पिक्चर बना लेते हैं। पिक्चर ऐसे नहीं कि बहुत मतलब फिर आधा घंटा पिक्चर बनाने में लगा दिया, ऐसा पिक्चर नहीं, एक बेसिक पिक्चर जो सिर्फ देखकर एटलीस्ट समझ में आ जाए। इससे फायदा क्या होता है कि कभी कभार उन पिक्चर्स को यूज करने से वो पिक्चर्स आपको याद रहती है काफी ज्यादा लंबे टाइम तक, एज कंपेयर टू एनी वर्ड और एनी टर्मिनोलॉजी और एनी पैराग्राफ और एनी थ्योरी। पिक्चर्स एक तो पहले आसानी से याद होती हैं, समझ में आ गई बात। अगर मैं आपको सिर्फ बचपन में एप्पल एप्पल बोलना सिखा देता टाइम लगता, लेकिन जब एप्पल दिखा दिया कि बेटा ये एप्पल होता है, उसकी वो पिक्चर दिमाग में रहती है ना। अब आप एप्पल सुनते हो, लाल रंग का सेब दिखता है दिमाग के अंदर, तो पिक्चर्स आर इजियर टू रिमेंबर, प्लस दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग टू रिमेंबर ऑल्सो, ठीक है ना। वो काफी लंबे टाइम तक आपको याद रहती हैं एज कंपेयर टू एनी थ्योरी और एनी वर्ड और एनी टर्मिनोलॉजी। आप कुछ याद करोगे, करट्टा लगाओगे, 1 घंटा याद रख पाओगे, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम मान लो 1 हफ्ता। अगर आप दोबारा उससे टच में नहीं हो तो भूल जाओगे उसके बाद, लेकिन पिक्चर के थ्रू किसी चीज को पढ़ लोगे, समझ लोगे तो याद रहेंगी। यही चीज आप किसी वर्ल्ड के मैप का भी देख लेना। मान लो इंडिया का मैप तो सबको याद रहेगा ही वैसे, लेकिन अगर मैं आपको अफ्रीका का मैप ऐसे बताने लग जाऊं कि देख भाई इधर साउथ अफ्रीका है, उसके ऊपर ये कंट्री है, उसके राइट में ये कंट्री है, उसके इधर ये कंट्री, उधर वो कंट्री, ऐसे सिर्फ थ्योरेटिकली बताऊं तो आपको पहले तो बड़ी दिक्कत होगी समझने में और बाद में याद भी नहीं रहेगा। लेकिन ग्लोब ही दिखा दूं अगर, देख बेटा ग्लोब पर ये देख, यहां पर ये वाली कंट्री है, इसके ऊपर देख ये वाली कंट्री है, तो फिर भी एज कंपेयर टू दैट आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझाने का एक कुल मकसद मेरा यह था कि पिक्चर्स कभी कभार आसान होती हैं चीजों को याद करने के लिए, तो आप पिक्चर्स को बना सकते हो कई जगहों पर। ऐसा नहीं कि पूरे नोट्स में पिक्चर ही बनाने लग गए, ठीक है ना, कई जगहों पर, और काफी लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, ठीक है। तो इन द एंड भाई मुझे प्लीज सबके सब बच्चों वादा कर दो कि भाई अगर नोट्स बनाएंगे तो इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए बनाएंगे, इफेक्टिवली बनाएंगे, ठीक है ना भाई। पेपर देना है, तैयारी करनी है, रज के तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो, ऐसा नहीं भाई थोड़ी थोड़ी बहुत कैजुअली नहीं,
ठीक है, बिल्कुल ढंग से करके दिखानी है, इसलिए तुम्हारे बचपन का फेवरेट कार्टून लेकर आया हूं जो तुम्हें यह बात बोलेगा। मेरी बात तो तुम्हें वैसे भी समझ आएगी ही नहीं, ठीक है ना भाई। बचपन में हम तो ये कार्टून देखते थे, मैं ये बोलता था कि बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। हाँ भाई हाँ, चलो भाई, ठीक है, चलो, जय हिंद, बाय बाय।